वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेटा मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट से पेमेंट की हम बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है रिटायरमेंट के टाइम या रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें हम कवर करेंगे पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, लीव सैलरी जो हमने डिस्कस की थी पहले, ठीक है, रिटायरमेंट पर मिलेगी तब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हम इसमें कवर करेंगे बेटा कॉम्पनसेशंस, ठीक है, कॉम्पनसेशन। प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट भी रिटायरमेंट पर होता है, बट क्योंकि उसका एनुअल ट्रीटमेंट भी होता है तो हम ऑलरेडी बेटा ईपीएफ अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में, ठीक है। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्पनसेशन की आपको सिर्फ लिमिट्स याद रखनी है दैट अगर वॉरंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला है तो उसकी टैक्स फ्री लिमिट कितनी होती है, सिर्फ उसी के ऊपर एमसीक्यू बनेगा, कैलकुलेशन ही करवाएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर कैलकुलेशन करवा सकता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीनों अमाउंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, कॉम्पनसेशन के अलावा अगर ये अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं इन लमसम, सो दीज आर 100% टैक्स फ्री। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एक छोटा सा रूल याद रख लीजिए, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद कोई भी लम सम पेमेंट मिल रही है वो 100% टैक्सेबल होती है। मतलब अगर कोई मंथली पेमेंट मिल रही है, सॉरी टैक्सेबल टैक्स फ्री होती है। अगर कोई मंथली पेमेंट मिल रही है तो बेटा वो टैक्सेबल होगी यूजुअली, बट अगर एक लमसम पेमेंट मिल रही है रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद, तो चाहे वो ग्रेच्युटी की बात करें या लीव एनकैशमेंट की बात करें या लमसम पेंशन की बात करें, वो हमारी टैक्स फ्री होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे सारा, बट रूल याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पेंशन के साथ। बुक आपके पास है, रेफरेंस के लिए आप उसे ओपन कर लीजिए। हाँ, डिस्कशन हम यहां साथ साथ करते जाएंगे। पेंशन, चलिए पेंशन, सबसे पहले तो पेंशन को बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगी मंथली पेंशन, और याद रखिएगा मंथली पेंशन इज 100% टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर मंथली पेंशन मिल रही है तो कोई भी इंप्लॉय है, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, ये 100% टैक्सेबल होगी बेटा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है। मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम ABC Limited on 1/1/17. Monthly pension 10,000 रुपीज, ठीक है। हर महीने की जो पेंशन है वो 10,000 है। अब आपको निकालना है टैक्सेबल पेंशन फॉर असेसमेंट ईयर 17-18, कितनी होगी ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल एमसीक्यू है। अब देखिए पहली बात जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो आप मत कीजिएगा। देखो बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/16 से 31 मार्च 17, ठीक है। अब 12 महीने हैं और एम्प्लॉय रिटायर हो गया 1/1/17, मतलब यहां पर
तो बेटा जो आपको याद रखना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना पेंशन बेटा एक मंथली पेमेंट होती है जनरली, जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है और हर महीने मिलती है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले पेंशन नहीं मिलती, ठीक है। तो बेटा अगर हमारा एम्प्लॉय रिटायर इस डेट पर हो रहा है तो करंट ईयर में हमारे पास केवल जो पेंशन मिलेगी वो 3 महीने मिलेगी, जनवरी मिलेगी, फरवरी मिलेगी एंड मार्च मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि वो रिटायर हो रहा है 1/1/2017, तो बेटा इस पीरियड में तो उसे अपनी रेगुलर सैलरी मिल रही होगी, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, ठीक है, एचआरए, अलाउंसेस, पर्क सब मिल रहे होंगे। रिटायरमेंट के बाद उसे सिर्फ पेंशन मिलेगी, और ये पेंशन कितने महीने मिलेगी? करंट ईयर में 3 महीने, ठीक है, करंट ईयर में 3 महीने। तो हमें सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर पर फोकस रखना है। तो 3 महीने की पेंशन लेनी है, और 1 महीने की पेंशन कितनी है? 10,000। तो 1 महीने का 10,000 पेंशन, तो 3 महीने की पेंशन होगी बेटा 30,000 एंड इट इज 100% टैक्सेबल, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन डिमांड कर सकता है, करेक्ट आंसर इज 30,000। अच्छा, यहां पर हमने मिस्टर ए को माना है XYZ लिमिटेड का एम्प्लॉय। अच्छा, अगर ये XYZ लिमिटेड ना होकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता, मतलब अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तब क्या होता? इवन देन बेटा ध्यान रखना, देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज मंथली पेंशन इज 100% टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स एम्प्लॉयर एक ऑप्शन देता है एम्प्लॉय को, कहता है देखो भाई मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, एक काम करो तुम अपनी मंथली पेंशन लेने का झंझट छोड़ो, मुझसे एक लमसम पेंशन ले जाइए, ठीक है। मतलब हर महीने तुम मेरे पास आओगे पेंशन लेने, फिर मैं तुम्हें चेक दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में जमा कराऊंगा। यार एक काम करो, क्यों झंझट पाल रहे हो, इकट्ठा पैसा मैं तुम्हें एक बार में देता हूं, काम खत्म। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली 100% पेंशन को लमसम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है 40% की, बट वो आपको याद नहीं रखनी है। तो समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मंथली पेंशन है 10,000 रुपया, ठीक है। सो हमारी जो पेंशन है वो है 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर कहता है भाई देखो एक काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये पर मंथ दूंगा, या फिर एक काम करो ये 10,000 रुपये पर मंथ छोड़ दो, मतलब हर महीने मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम 1 टाइम पेमेंट ले लो, और यार मेरा पीछा छोड़ो, तुम मुझे 1 टाइम पेमेंट ले लो 10 लाख, हर महीने मेरे पास मत आओ, 15 साल तक तुम सैलरी में पेंशन मत लो, जो जनरल रूल होता है, ठीक है। आप एक काम करो 10 लाख रुपए इकट्ठा लो और मेरा यार पीछा छोड़ दो। अब समझिएगा यहां पर, ठीक है बेटा, ये जो 10 लाख रुपया है दिस इज कॉल्ड लमसम पेंशन या क्यूमुलेटेड पेंशन, ठीक है। इसे कहते हैं लमसम या क्यूमुलेटेड पेंशन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लमसम या क्यूमुलेटेड पेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है और कितना टैक्सेबल होगा और कितना टैक्स फ्री होगा, ठीक है। कितना टैक्सेबल होगा और कितना टैक्स फ्री होगा। अब जनरली क्या होता है, 100% मैंने आपसे कहा पेंशन बेटा कन्वर्ट नहीं कर सकते लमसम में, तो एग्जाम में क्या गिवन होगा, कुछ हिस्सा मंथली पेंशन के रूप में गिवन होगा, कुछ हिस्सा लमसम पेंशन के रूप में होगा। मान लीजिए अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं, एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय कहता है 60% मंथली पेंशन को सर आप मंथली से लमसम में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब जो 60% पेंशन है यहां पर तो हमने 100% कन्वर्ट की थी। तो एम्प्लॉय कहता है सर एक काम करो, देखो आप 60% पेंशन लमसम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 60% पेंशन इज कन्वर्टेड into lump sum payment of ₹6 lakhs, ठीक है। तो 60% मंथली पेंशन को लम सम में कन्वर्ट कराकर मिल गया 6 लाख एंड 40% मंथली। अब बड़ा सिंपल है ना, जब 10,000 रुपए पर मंथ पूरी पेंशन है जिसमें से 60% सरेंडर कर दिया लमसम में बेटा, तो मंथली पेंशन लेने का अधिकार कितना है, केवल 40%, 4,000 रुपया, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं दैट
हमारे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम तो मिलेगा 6 लाख रुपया लमसम और 40% मतलब 4,000 रुपये मिलेगा मंथली पेंशन के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपके पास। 100% लमसम में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हमने क्या करा है, पार्ट को लमसम में कन्वर्ट किया और पार्ट को बेटा मंथली बेसिस में रखा है। अच्छा, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दैट मंथली पेंशन इज 100% टैक्सेबल। मंथली पेंशन मंथली बेसिस पर 100% टैक्सेबल होती है। अब मैं आपके साथ बताऊंगा कि ये जो 6 लाख रुपए एक बार की पेमेंट मिल रही है, एक मुश्त पेमेंट जिसे कहते हैं, लमसम पेमेंट बेटा, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो लमसम पेंशन किस तरीके से आपको टैक्स फ्री कैलकुलेट करनी है, चलिए धीरे धीरे अभी क्लियर हो जाएगा। लमसम पेंशन, अच्छा रिकॉल करो, अभी 10 मिनट पहले सिर्फ आपको बताया था दैट अगर लमसम पेंशन लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो बेटा वो टैक्स फ्री होता है। तो ध्यान रखना, अगर ये लमसम पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो दिस इज 100% टैक्स फ्री। ठीक है, अगर ये लमसम पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो दिस इज 100% टैक्स फ्री। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से इसे कॉपी कीजिएगा। मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब ऑन 1/1/17, पेंशन 10,000 पर मंथ। अब क्या क्वेश्चन में गिवन है, 60% is converted into lump sum payment of rupees 6 lakh। सो मंथली पेंशन है बेटा 10,000 रुपया, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 60% लमसम में कन्वर्ट करवा लिया है, 60% लमसम में कन्वर्ट करा लिया। अब आपको बताना है कि इस पेंशन का कितना टैक्सेबल कितना टैक्स फ्री, हमें किस में बताना है, हमें बताना है टैक्सेबल अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 17-18 मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर 16-17, इट इज असेसमेंट ईयर 17-18। तो असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर बेटा 16-17 जिसमें एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है। अब ध्यान से देखिए सॉल्व कैसे करना है। टोटल है पेंशन 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, 60% कन्वर्ट कर दिया लमसम में। ठीक है, और इसके बदले कितना मिला, 6 लाख। अच्छा अभी क्या लिखा था मैंने बेटा, ऊपर देखो ध्यान से, लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 100% टैक्स फ्री। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लमसम पेंशन मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती है। तो ये जो 6 लाख रुपया है ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो गया, मतलब टैक्सेबल अमाउंट हो गया निल। अब चलते हैं मंथली। अब मंथली को बहुत ध्यान से करना है। अगर आप इंप्लॉय हो और आपको 10,000 रुपए मिलना था लमसम, सॉरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलना था, अगर उसमें से बेटा 60% आपने लमसम में कन्वर्ट करा लिया तो अब हर महीने कितना मिलेगा, 40%। ठीक है, और 40% मतलब कितना हुआ, 4,000 रुपए यहां पर। तो 10,000 पर मंथ का 40% मतलब 4,000। ठीक है, और कितने महीने तक, ध्यान से देखो, एम्प्लॉय रिटायर कब हुआ है, 1/1/7। तो बेटा कितने महीने की मिलेगी, जनवरी की पेंशन मिलेगी, फरवरी की मिलेगी एंड मार्च की मिलेगी करंट ईयर में। हमें करंट ईयर पर फोकस करना है केवल। ठीक है, प्रीवियस ईयर 16-17 पर फोकस करना है। तो 3 महीने की मिलेगी मंथली पेंशन, और ये हमने पढ़ा था अभी दैट मंथली पेंशन जो होती है बेटा, मंथली पेंशन इज 100% टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। चलो, तो ये हो गई 12,000 रुपया। सो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 12,000 रुपीज। ये है आपका फाइनल आंसर एमसीक्यू का। ओके, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मंथली पेंशन 100% टैक्सेबल और लमसम पेंशन 100% टैक्स फ्री। चलो अब चलते हैं नॉन गवर्नमेंट के लिए। लमसम पेंशन, लमसम पेंशन किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लमसम पेंशन का ट्रीटमेंट बेटा यहां पर सीखेंगे कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा कितना टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री अमाउंट कैसे निकालते हैं? टैक्स फ्री अमाउंट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई लमसम वैल्यू ऑफ 100% मंथली पेंशन। ये बहुत ध्यान से करना है, ये एक पॉइंट अगेन जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमें अमाउंट रिसीव्ड का 1/2 नहीं लेना बेटा, हमें लेना है कि अगर 100% मंथली पेंशन को लमसम में कन्वर्ट करते तो कितना मिलता। ध्यान से समझना, अगर 100% मंथली पेंशन को लमसम में कन्वर्ट करते तो कितना मिलता। ये कैसे निकाल सकते हो आप? ये कैसे निकाल सकते हो? ये वाला पोर्शन बेटा ये कैसे निकलेगा? ये निकालोगे आप अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कन्वर्टेड इनटू लमसम मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, चलो ये परसेंटेज वर्ड हटा दो यहां से, खाली 100 लिख दो। तो जितना आपको पेंशन मिला डिवाइड करना है उस परसेंटेज के रेट से जितना आपने कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा लमसम वैल्यू ऑफ 100% मंथली पेंशन और इसका 1/2 होगा बेटा टैक्स फ्री। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, देखो मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड, मतलब नॉन गवर्नमेंट है, ऑन 1/1/17। सेम क्वेश्चन रखते हैं। पेंशन 10,000 पर मंथ, 60% converted into lump sum for 6 lakhs। ठीक है, मैंने सेम रखा है। अब हमें प्रीवियस ईयर 16-17 का टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सेम है बेटा यहां पर भी। अब पेंशन है 10,000 रुपये महीना। चलो अब पहले यहां पर मंथली पेंशन 40% मंथली, 40% मंथली मतलब क्योंकि 60% लमसम में कन्वर्ट करा दी तो मंथली कितना बचा 40%, 4,000 रुपये हो गया महीने का। और कितने महीने का? क्योंकि जनवरी में रिटायर हो रहा है एम्प्लॉय तो 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो मंथली पेंशन का अमाउंट तो आ गया 12,000। ये लीजिए, आसान है, जैसे बड़ा सिंपल है, फुली टैक्सेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या, लमसम पेंशन का कितना टैक्स फ्री। अब देखो यहां पर 60% लमसम और इसके बदले कितना मिला है 6 लाख। अब हमें बताना है इस 6 लाख में से कितना बेटा टैक्स फ्री है। बताया था टैक्स फ्री कैसे निकालते हैं, टैक्स फ्री अमाउंट। टैक्स फ्री अमाउंट ध्यान से देखो इसे, कोई बात नहीं, कॉपी बाद में कर लेना, पहले ध्यान से देखो, पॉज करके बाद में कॉपी कर लेना इसे। टैक्स फ्री अमाउंट बेटा, टैक्स फ्री हमारे पास होगा अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव्ड है लमसम पेंशन 6 लाख। देखो पढ़ो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो सामने क्या लिखा था, 1/2 मल्टीप्लाई लमसम वैल्यू ऑफ 100% मंथली पेंशन। लमसम वैल्यू ऑफ 100% मंथली पेंशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। तो पहले इसको ध्यान देना है, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कन्वर्टेड इनटू लमसम मल्टीप्लाई 100। जितना पैसा मिला मतलब 6 लाख डिवाइड बाय जितना परसेंटेज आपने कन्वर्ट किया 60 और मल्टीप्लाई 100। तो देखो यहां पर टैक्स फ्री कैसे निकालेंगे, अमाउंट कितना पहले निकाल लेते हैं 100% वैल्यू ऑफ लमसम पेंशन 6 लाख, कितने परसेंट कन्वर्ट किया 60%, तो डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई किससे 100। ठीक है, और ये जो ओवरऑल अमाउंट निकालते हो इसका कितना एग्जाम्प्ट होता है 1/2।
अच्छा 1/2 तो सिंपल है, ये दोबारा देखो 6 लाख। एक्चुअली लॉ मेकर ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप पूरी मंथली पेंशन कन्वर्ट कर देते लमसम में तो कितना पैसा मिलता। अब बड़ा सिंपल है ना, 60% कन्वर्ट किया है तो उसके बदले मिला है कितना, 6 लाख। बड़ा मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे ना छोटी क्लास में, क्या होता था, 60% इज इक्वल टू 6 लाख, 1% इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 60% मल्टी, ठीक है, बताओ 100 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यही फार्मूला यहां पर बेसिक लगाया गया है। तो हमें निकालना है कि अगर 60% के बदले हमें 6 लाख मिला है तो अगर 100% कन्वर्ट करते तो कितना मिलता है। ये 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, क्वेश्चन में 40 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है कि अगर हम पूरी पेंशन कन्वर्ट कर देते लमसम में तो उसके बदले हमें कितना पैसा मिलता, ठीक है बेटा। तो ये मिलता हमें 10 लाख और उसका एग्जाम कितना 1/2 मतलब 5 लाख। तो मिला है 6 लाख, टैक्स फ्री 5 लाख, तो बेटा टैक्सेबल कितना हो गया, केवल 1 लाख रुपया। सो मंथली पेंशन टैक्सेबल है 12,000, लमसम टैक्सेबल है 1 लाख, तो कितना टैक्सेबल हो गया 1,12,000 रुपया पेंशन के अमाउंट टैक्सेबल है करंट ईयर में, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, चलो कॉपी नहीं किया है पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेंशन, अच्छा हम सारे क्वेश्चन हम नॉन गवर्नमेंट के लिए करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट में तो टैक्स फ्री होता है लमसम, हम सिर्फ नॉन गवर्नमेंट के लिए करेंगे तो शॉर्ट रहेगा लिखने में क्वेश्चन। पेंशन 20,000 पर मंथ, ठीक है। लमसम कितना कन्वर्ट किया, लमसम पेंशन 70% कन्वर्ट कर दिया और 70% के बदले जो पैसा मिल रहा है, ये पैसा मिल रहा है मान लो 3,50,000, ठीक है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट है थर्ड पॉइंट है, ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1/12/16। हमें PY 16-17 के लिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन निकालना है, किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है बेटा। चलो अब मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आप एक काम करो वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना। चलिए मंथली पेंशन हमारे पास रही 20,000 रुपया, इसका हमने 70% लमसम में कन्वर्ट कर दिया तो मंथली बचा 30%, 30% मतलब 20,000 का 30% हो गया 6,000 रुपया पर मंथ। एम्प्लॉय रिटायर कब हुआ है, 1 दिसंबर को, तो दिसंबर पूरा, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की मंथली पेंशन हो गई 24,000, ये पूरी टैक्सेबल होगी। लमसम पेंशन 70% के बदले मिला है 3,50,000, माइनस टैक्स फ्री कर दो। टैक्स फ्री कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 100% वैल्यू ऑफ फुल मंथली पेंशन, 100% वैल्यू ऑफ मंथली पेंशन बताया था ना कैसे निकालते हैं। 3,50,000 70% है तो बताओ 100% कितना होगा, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100। यस, हमने 70% को लमसम में कन्वर्ट किया तो 3,50,000 मिला। अगर हम 100% कन्वर्ट करते तो कितना मिलता, 5 लाख। बेटा 5 लाख का कितना टैक्स फ्री, 50%, दैट इज 1/2, 2,50,000। सो 2,50,000 हमने यहां पर रख दिया, कितना आ गया, ये 1 लाख टैक्सेबल हो गया, ठीक है। 1 लाख टैक्सेबल हो गया तो कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1,24,000 टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। 1,24,000 टैक्सेबल अमाउंट, आसान है। चलो अब समझ आ गया लमसम में कैसे कन्वर्ट, लमसम का टैक्स फ्री अमाउंट कैसे निकालते हैं। चलो अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और इसको थोड़ा सा और ध्यान से करना है। Mr. A retires on 1/1/17. Pension 20,000 per month. %60 pension converted into
लमसम अमाउंट ऑफ ₹4,20,000 ऑन 1/2/17। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए एक्सेल में अमाउंट निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं वो बेटा ध्यान से समझना, दैट हमारी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो है बेटा 1/1/17, मतलब एम्प्लॉय रिटायर हो गया 1/1/17 पर। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एम्प्लॉय ने जो लमसम पेंशन में कन्वर्ट किया है वो है 1 फरवरी 2017। ठीक है, किस तरीके से करना है? अब यहां पर लमसम निकालना आसान है, इस क्वेश्चन में मंथली पेंशन को बहुत ध्यान से ट्रीट करना है। देखो, अगर 1 जनवरी 2017 को रिटायर हुआ तो पहली बात तो ये पेंशन मिलेगी 3 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 2 मिनट सामने ध्यान दो, बाद में कॉपी कर लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, क्लियर? अब हर महीने की पेंशन कितनी है बेटा? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया पर मंथ पेंशन है, क्लियर है? ये भी हर महीने 20,000 मिलता है, मगर लमसम अगर कन्वर्ट हो जाता है तो जो परसेंटेज लमसम में कन्वर्ट है वो नहीं मिलती, बैलेंस अमाउंट मिलता है। ये भी बराबर है। इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? बाकी अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं, इन ऑल दीज एग्जांपल हमने क्या करा है, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी बेटा उसी डेट पर हमने पेंशन को लमसम में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि डेट गिवन नहीं थी तो बड़ा सिंपल था, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होगा सेम डेट पर लमसम में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता है जहां पर डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले है और लमसम में कुछ महीने बाद कन्वर्ट करवा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट करना है ये एग्जांपल आपको क्लियर करेगा। देखो, हर महीने की पेंशन कितनी है? 20,000। तो 20,000 20,000 20,000 3 महीने है मैक्सिमम। अब लमसम में कब कन्वर्ट किया? फरवरी में। क्योंकि बेटा लमसम फरवरी में कन्वर्ट किया और कितने परसेंट कन्वर्ट किया? 60%। तो इसका मतलब फरवरी महीने से लमसम क्योंकि 60% कन्वर्ट हो गया तो मंथली पेंशन बची है कितनी? 40%। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो 40% मतलब पेंशन मिलनी शुरू होगी वो फरवरी से मिलनी शुरू होगी। तो क्योंकि फरवरी मंथ में 1 फरवरी को, फरवरी के पहले दिन, तो मतलब हमारे पास बचा फरवरी और मार्च, क्योंकि 1 फरवरी को 60% पेंशन को लमसम में कन्वर्ट करा दिया गया है तो बेटा 40% पेंशन मंथली मिलेगी। तो मतलब हर महीने फरवरी और मार्च 2 महीने का मिलेगा 40%, मतलब 8,000 रुपया। ठीक है, कन्वर्जन कब कराया है? फरवरी में। इसका मतलब जनवरी में कन्वर्जन नहीं कराया तो बेटा जनवरी की पेंशन कितनी मिलेगी? 100%। तो याद रखिएगा, अगर इंप्लॉय लमसम में कन्वर्ट नहीं कराता 1, 2, 3 महीने, 4 महीने, तो जब तक वो लमसम में कन्वर्ट नहीं कराएगा उस पीरियड की मंथली पेंशन 100% टैक्सेबल होगी। पूरी पेंशन लेनी है आपको क्योंकि पूरा पेंशन उसको मिलेगा। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास? पूरा 20,000। तो इसको ध्यान रखना बेटा, दैट अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ पेंशन, अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट गिवन है तो हम मानेंगे सेम डेट पर हमारा कन्वर्जन हो गया। तो जिस इससे पहले आपने 2-3 एग्जांपल किए हैं वो फिट होंगे। बट जहां पर क्वेश्चन में डेट ऑफ रिटायरमेंट है और लमसम पेंशन की डेट उसके कुछ महीने बाद है, तो जितने महीने तक एम्प्लॉय लमसम में पेंशन कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उससे पहले पीरियड की सारी मंथली पेंशन 100% उसे मिलेगी और वो 100% टैक्सेबल भी होगी। ठीक है, इसके 1-2 एग्जांपल आपको मिलेंगे, ध्यान से करना। तो मंथली पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट हो गया 36,000। लमसम में तो आप अब तक एक्सपर्ट हो चुके हैं, बताओ कैसे निकालेंगे लमसम पेंशन का अमाउंट बेटा? ठीक है, लमसम पेंशन का लमसम मिले कितनी है? लमसम पेंशन मिली है क्वेश्चन में 4,20,000 और 4,20,000 का टैक्स फ्री। याद है ना कितना निकालते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई कितना 4,20,000 मिला है, कितने परसेंट के बदले? 60 के बदले। तो 100 के बदले कितना होता? 7 लाख होता ना, 7 लाख होता। तो 7 लाख का 1/2 मतलब 3,50,000 टैक्स फ्री। तो टैक्सेबल हो गया 70,000। तो 70 टैक्सेबल ये, 36 टैक्सेबल ये, तो कुल मिलाकर बेटा 1,06,000 हो गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर प्रीवियस ईयर 2016-17, मतलब असेसमेंट ईयर 17-18। डन? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है बता देता हूं आपको। देखो,
अगर एग्जाम में आपसे एग्जामिनर कहे, इसी एग्जाम्पल में यहां पर 60% लिखा था, ठीक है, चलो नया एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो। मिस्टर ए रिटायर्स, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ऑन 1/11/16, पेंशन 20,000 पर मंथ। इसको 21 कर लो बेटा, 21,000 पर मंथ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 21,000 पर मंथ ऑन 1, इसे करो 31st, ऑन 31st January 17 he converted 2/3 of monthly pension into lump sum payment of rupees 6 lakhs। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है। चलो अब प्रीवियस ईयर 16-17 का टैक्सेबल अमाउंट पेंशन का निकालो। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना, मैंने परसेंटेज की जगह आपको 2/3 दे दिया, तो कोई परेशानी नहीं है। मंथली पेंशन थी 21,000 रुपया, सो पेंशन है 21,000 रुपया पर मंथ। लमसम कितना कन्वर्ट किया बेटा? लमसम में कन्वर्ट किया है 2/3 मतलब 66.67%। तो बेटा मंथली कितना मिलेगा? 1/3। 1/3 किसका? 21,000 का। ठीक है, 21,000 का। अब यहां पर थोड़ा सा बाद में करेंगे, तो मैं सिर्फ ये 1/3 और 2/3 वाली बात बता रहा हूं। पहले लमसम कैलकुलेट करने 2/3। तो यहां पर जब आप लमसम की कैलकुलेशन करोगे बेटा, 2/3 के बदले कितना मिला है? 6 लाख। तो जब आप एग्जाम्पशन निकालेंगे वो होगी 1/2 मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट मिला है? 6 लाख। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है तो आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि 2/3 कन्वर्ट किया है। तो बेटा यहां पर 100% पेंशन निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसे कर दीजिए, 2/3 का मतलब कितना होता है? 66.67%। तो या तो आप इसे कर दीजिए 66.67 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 9 लाख। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्योंकि ये 2/3 है तो उसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। देखो ये सेम चीज है। तो जब परसेंटेज में है तो डायरेक्ट था, अगर आपको 2/3 गिवन है तो आप उसको चाहे तो 66.6% ले लीजिए, या बड़ा आसान है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई अगर हमने 2/3 मिला है 6 लाख, तो 100% कितना होता? तो भाई 3/2 कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा? 9 लाख रुपीस। तो 9 लाख का 1/2 होगा बेटा 4,50,000 रुपया। ठीक है, सिर्फ तो समटाइम्स परसेंटेज की जगह आपको दे सकता है 2/3, 1/3, ठीक है, 1/2 एक्सेट्रा। तो ये टैक्सेबल कितना हो गया? 1,50,000। ओके। अच्छा, मंथली पेंशन का जरा ध्यान से निकालना। क्यों? क्योंकि यहां पर डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1 नवंबर और कन्वर्जन कब हो रहा है? जनवरी में। तो कितने महीने हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बड़ा सिंपल है, कन्वर्जन कब कराया बेटा? कन्वर्जन कराया है 31 जनवरी। 31 जनवरी मतलब जनवरी पूरा खत्म हो गया। तो जब तक कन्वर्ट नहीं कराते उतने महीने की पेंशन पूरी टैक्सेबल होगी, पूरा मिलेगा। तो नवंबर की भी पेंशन 21,000 रुपया मिली होगी, दिसंबर की भी 21,000 मिलेगी, क्योंकि जनवरी की 1 नहीं 31 तारीख को कराया, तो जनवरी महीना पूरा खत्म हो गया बेटा। तो जनवरी की भी पेंशन 21,000 रुपये मंथली पूरी टैक्सेबल होगी। क्योंकि 31 जनवरी को लमसम में कन्वर्ट करा दिया, तो बाकी बचे 2 महीने फरवरी और मार्च में जो पेंशन मिलेगी वो केवल, क्योंकि 2/3 कन्वर्ट करा दिया तो कितना मिलेगा? देखो 1/3, ये 1/3 मिलेगा। तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। 21,000 का 1/3 होता है 7,000। अब इसके बाद फरवरी के बाद एंड तक 7,000 रुपए आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 63 प्लस 7 70, तो ये हो गया बेटा 77,000। ठीक है, 77। तो 77 ये टैक्सेबल है, 1,50,000 ये टैक्सेबल है, तो टोटल टैक्सेबल हो गया आपके पास 2,27,000 रुपीज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है,
चलिए अब एक पॉइंट रह गया है, उसके बाद हमारा पेंशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, बुक में ध्यान से देखो, अभी तक हम हर बार 1/2 लेकर आ रहे हैं, 1/2। बस इसमें छोटा सा चेंज है और कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो दैट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिली है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिली है तो क्या होगा, ये 1/2 की जगह कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा पीछे जाओ, जहां पर आपने फॉर्मूला नोट किया था, बुक में लिखा हुआ है वैसे, ये 1/2 को स्टार कर दिया और स्टार के नीचे थोड़ा सा स्पेस कहीं होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी लिख लो 1/3 इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चंस के हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो 1/2 लगाया था वो 1/3 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिली है, तो जो आप टैक्स फ्री अमाउंट नॉन गवर्नमेंट के केस में, अच्छा गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है पूरा, तो नॉन गवर्नमेंट के केस में अगर आप लमसम पेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा है दैट ग्रेच्युटी इज ऑल्सो रिसीव्ड या इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी, तो वहां पर 1/2 को आप 1/3 से रिप्लेस कर देंगे, 1/3 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए बेटा यहां पर पेंशन कंप्लीट होती है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वी हैव कंज्यूम्ड वेरी गुड टाइम इन पेंशन। अब बढ़ते हैं ग्रेच्युटी की तरफ। ग्रेच्युटी बहुत डिटेल में टॉपिक है, बट एमसीक्यू में जैसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, इसका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ग्रेच्युटी एक ऐसा टॉपिक है जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत समटाइम्स एग्जामिनर परेशान करने के लिए बच्चों को देता है। जनरली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता सैलरी का, और अगर बनता है तो एग्जामिनर ग्रेच्युटी को लेकर आता है और बच्चों को परेशान भी बहुत सारा करता है। ठीक है, चलो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, डोंट वरी, जितना एग्जामिनर पूछता है वहां तक पहुंचेंगे और उससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। ग्रेच्युटी बेटा, ग्रेच्युटी भी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। लेबर लॉ के कारण ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। ग्रेच्युटी एक लमसम पेमेंट होती है जो रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ग्रेच्युटी, अब ग्रेच्युटी के लिए हम अपने एम्प्लॉय को जो डिवाइड करते हैं बेटा, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नंबर 2 एम्प्लॉय covered under Payment of Gratuity Act, and third other employees। अदर मतलब नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इन 3 एम्प्लॉयज के लिए हमें टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब हम टॉपिक शुरू कर रहे थे दैट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद कोई लमसम पेमेंट मिलती है, इट इज 100% टैक्स फ्री, और ग्रेच्युटी लमसम पेमेंट होती है बेटा। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है इट इज 100% टैक्स फ्री, 100% टैक्स फ्री। इसका मतलब प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में, क्योंकि पता है यार ये तो पूरा टैक्स फ्री रहता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% टैक्स फ्री हमारे पास रहता है। सो बेसिकली हमें जो ट्रीटमेंट सीखना है वो सीखना है अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तब क्या होगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तब क्या होता है। ध्यान से बुक में देखिए, 3 लिमिट्स बेटा आपको गिवन है। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, अगर हमारा एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तब क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या नहीं है। ठीक है, सो कवर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यहां पर बेटा 3 लिमिट्स होती हैं हमारे पास, 3 लिमिट, और 3 लिमिट में से जो सबसे कम है वो टैक्स फ्री, जैसे एचआरए में पढ़ा था 3 लिमिट्स। यहां पर 3 लिमिट्स क्या होती हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट, जितना ग्रेच्युटी का एक्चुअल अमाउंट है। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट है बेटा 10 लाख, एंड नंबर 3 जो हम यहां पर करेंगे बेटा, नंबर 3 हमारे पास है
नंबर 3 बेटा हमारे पास है 15/26 multiply with salary multiply with completed years of service or part thereof in excess of part thereof in excess of 6 months। ठीक है जी। 3 में से बेटा जो सबसे कम होता है वो टैक्स फ्री होता है, लोअर इज एग्जाम। देखिए बुक में तीनों लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूं, ऑल 3। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में। एग्जामिशन 3 लिमिट हमारे पास ग्रेचुटी में होती है। बात कर रहे हैं ऐसे एम्प्लॉय जो कवर है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। लिमिट नंबर 1 है एक्चुअल अमाउंट। जो एक्चुअल अमाउंट है ये लिमिट नंबर 1 रहेगा। लिमिट नंबर 2 हमारे पास कितना है 10 लाख रुपया। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट कहलाती है, मैक्सिमम लिमिट। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अंडर ग्रेचुटी 10 लाख रुपया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है तो ये लिमिट नंबर 3 बहुत काम की है, इसके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। लिमिट नंबर 3 बेटा हमारे पास है 15/26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड डेज ऑफ सर्विस और पार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 3 पॉइंट है, सॉरी थर्ड लिमिट के 3 पॉइंट हैं, 3 हिस्सों में बटी हुई है। तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये जो लिमिट है ये इनकम टैक्स एक्ट ने बोरो की है ग्रेचुटी एक्ट से एज इट इज। ग्रेचुटी एक्ट में अगर आपने ग्रेचुटी एक्ट, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सीएस कर रहे हैं तो हर लेवल पर लॉ आप पढ़ते हैं, तो लेबर लॉज में बेटा आप बिल्कुल ग्रेचुटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपने देखा होगा ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इनकम टैक्स ने बोरो किया और यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, ग्रेचुटी कैलकुलेट की जाती है जिसका फॉर्मूला होता है 15 वर्किंग डेज। तो बेसिकली जो 15/26 है बेटा ये है वर्किंग डेज सैलरी, 15 वर्किंग डेज सैलरी। ठीक है, 15 वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज एक महीने में से 4 दिन हटा दिए गए तो 15/26 होता है। मल्टीप्लाई विद सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या होता है, एचआरए में बताया था मैंने आपसे कि अब हम एवरी टाइम सैलरी का नया नया मीनिंग पढ़ेंगे। यहां पर बहुत आसान है, यहां पर सैलरी का मीनिंग होता है लास्ट ड्रॉन बेसिक। लास्ट ड्रॉन बेसिक, लास्ट ड्रॉन बेसिक का मतलब है कि रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय की मंथली सैलरी कितनी थी। तो एक ही महीने की सैलरी चाहिए, रिटायरमेंट के टाइम कितनी थी, साल शुरू होते नहीं, रिटायरमेंट के टाइम कितना सैलरी विड्रॉ कर रहा था, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, वट एवर, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस इसके ऊपर डीए। तो क्योंकि एक महीने की बेसिक सैलरी है तो एक महीने का डीए। अच्छा, एचआरए में मैंने कहा था डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मगर यहाँ डीए फॉर आर भी नहीं बेटा, डीए लेना है, मतलब जो मेन डीए होता है वही लेना है। तो एक महीने की सैलरी, बेसिक सैलरी जो रिटायरमेंट के टाइम की होनी चाहिए, प्लस उस महीने का डीए जो है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। और थर्ड है कंप्लीटेड इयर्स ऑफ जॉब सर्विस, जितने साल जॉब किए हैं वो लेने हैं कंप्लीटेड इयर्स, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। और अगर 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो बेटा वो 1 साल माना जाएगा। ठीक है, अगर 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो उसे 1 साल माना जाएगा। ओके, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है 26 साल 4 महीने काम किया है तो आप इसे लेंगे 26 इयर्स। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है 26 साल 8 महीने तो बेटा इससे आप लेंगे 27 साल। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है 26 साल और 6 महीने, एग्जैक्टली 6 मंथ्स। तो देखो यहां पर लिखा था इन एक्सेस, मतलब 6 महीने से ज्यादा होगा तभी लेंगे। अगर एग्जैक्टली 6 महीने है तो छोड़ दो, यहां पर भी छूट गया, यहां पर ले लिया गया। तो ये 26 साल 6 महीने का मतलब बेटा 26 साल ही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो 3 लिमिट होती है, एक्चुअल अमाउंट और 10 लाख और 15/26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड इयर्स
और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स विच एवर इज लोअर। तीनों में से जो सबसे कम है वो टैक्स फ्री आपके पास हो जाएगा। और सैलरी का मीनिंग बहुत आसान है, लास्ट ऑन बेसिक प्लस डीए। जिस महीने एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है वहां का बेसिक और उसके आगे का डीए लेना है बेटा आपको, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। बेसिक 20,000 per month, DA 10% within bracket 50% for RB। अब हमें %50 नहीं चाहिए आरबी वाला, हमें बेटा प्रॉपर चाहिए यहाँ पर 50% फॉर आरबी, ठीक है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर्स ऑन 1/1/17 कर देते हैं। वर्क फॉर कितने साल काम किया, 25 साल 9 मंथ्स, ठीक है। और ग्रेचुटी कितने मिली है, चलिए ये भी ले लेते हैं। ग्रेचुटी मिली है मान लीजिए 4,10,000। तो आइए चेक करते हैं बेटा कितनी ग्रेचुटी टैक्स फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एचआरए की तरह जब ग्रेचुटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकालो ग्रेचुटी के लिए सैलरी का क्या मीनिंग है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पर ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉय कवर है। तो जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉय कवर होता है तो सबसे पहले चाहिए सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या होता है, लास्ट ड्रॉन बेसिक। रिटायरमेंट के टाइम मंथली बेसिक कितनी है, देखो बेसिक सैलरी है 20,000 रुपये महीना, तो बट ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम भी उसे 20,000 रुपये एक महीने का मिल रहा होगा, तो बेसिक हो गया 20,000 प्लस। बहुत ध्यान से सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, डीए। यस डीए, नॉट रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए। डीए का रेट कितना बेटा 10%। तो बट ऑब्वियसली डीए बेसिक सैलरी पर निकाला जाता है। अगर हमारी बेसिक सैलरी एक महीने की है तो बेटा डीए भी हमें केवल एक महीने का लेना है, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो लास्ट ऑन बेसिक है 20,000 और डीए हमारे पास हो जाएगा 10%, मतलब 2,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आएगा ये होगा 22,000 रुपया। ये हो गई हमारी सैलरी। अब 3 लिमिट लगाएं। लिमिट नंबर 1 क्या थी हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला है 4,10,000। लिमिट नंबर 2 मैक्सिमम 10 लाख। लिमिट नंबर 3 15/26, ओके, मल्टीप्लाई सैलरी कितनी निकाली है 22,000, ओके, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स कितना है बेटा, ये है 25 साल और 9 महीने। 9 महीने मतलब 6 से ज्यादा, तो हम लेंगे 26 ईयर्स। तो ये हो गया 26। सो 26 कैंसिल, अगर आप इसे करते हैं ये आ जाएगा 3,30,000। 3 लिमिट में से जो सबसे कम है बेटा वो टैक्स फ्री होगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं, पहला है 4,10,000, फिर है 10 लाख और थर्ड है 3,30,000, तो ये हो जाएगा टैक्स फ्री 3,30,000। डन। अगेन जैसे एचआरए में कहा था, अगर एग्जामिनर ने डिमांड आपसे किया है टैक्स फ्री कितना है, तो बेटा आपका आंसर है 3,30,000 रुपीज। और अगर एग्जामिनर ने मांगा है टैक्सेबल कितना है, टैक्स फ्री आगे 330, टैक्सेबल कितना होगा, बी केयरफुल एग्जाम में 4,10,000 माइनस करेंगे 3,30,000, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया बेटा 80,000 रुपीज, ठीक है। इतना ही आसान आता है। मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करूंगा मगर एग्जाम में सिर्फ इतना ही आसान आता है, ठीक है। डन। चलो पहले करते हैं जहां पर एम्प्लॉय ग्रेजुएट एक्ट में कवर नहीं होता, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम सेम क्वेश्चन कवर्ड एंड नॉट कवर्ड के लिए करेंगे। चलो अब थर्ड है अदर एम्प्लॉइज। अदर एम्प्लॉइज मतलब ना तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ना ही ग्रेजुएट एक्ट में कवर है बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लिखा, कवर नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट। और जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये ट्रीटमेंट आपको वहां पर करना होगा, ठीक है। अदर, यहां पर भी 3 लिमिट होती है एग्जामिशन की। पहली लिमिट सेम, अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट। सेकंड लिमिट सेम 10 लाख। थर्ड लिमिट बेटा बिल्कुल चेंज है, वहां पर था 15/26, यहां पर है 1/2। वहां पर थी सैलरी, यहां पर है एवरेज सैलरी। वहां पर था कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ, यहां पर है कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब यहां पर फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। यहां पर मंथ्स लेने ही नहीं है, कितने भी क्यों ना हो, सिर्फ आपको कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। और एग्जाम्पशन वही लेते हैं कि विच एवरेज लोअर, जो 3 में से सबसे कम है बेटा वो हो जाएगा टैक्स फ्री। लिमिट नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है।
लिमिट नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है हमारे पास लिमिट। लिमिट नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वहां पर 15/26, यहां पर बेटा 1/2। वहां पर फ्रैक्शन को लेते हैं 6 महीने के बाद, यहां पर केवल कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा यहां पर बेटा। बट आपको मैं बता दूं, एग्जाम में ये एवरेज सैलरी गिवन होती है। मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मगर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए बेटा आज तक, ये सैलरी गिवन होती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो एवरेज सैलरी एग्जाम के लिए गिवन होगी, क्लास के लिए मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। एवरेज सैलरी के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, एवरेज कितने महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का, 20 महीने का, पूरी जिंदगी का एवरेज लेना है। तो पहली बात तो एवरेज कितने महीने का लेना है, और दूसरा बेटा सैलरी में शामिल क्या क्या होगा। तो जब एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो 2 चीजों पर फोकस करना। नंबर 1 कि सैलरी में शामिल क्या क्या करेंगे और कितने महीने का करेंगे ताकि एवरेज निकल आए। तो पहली बात तो ये है, सैलरी में शामिल करेंगे सेम एज इन एचआरए, सेम एज इन एचआरए। मतलब जब हम सैलरी का टोटल करेंगे ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड निकालने के लिए, तो इसमें 3 चीजें आएंगी। क्या, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है बेटा। सो यानी कमीशन ऑन सेल्स, सैलरी में वही एलिमेंट शामिल होंगे जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले एचआर में डिस्कस किए थे बेटा, ठीक है। मगर कितने महीने का एवरेज निकालना है, एवरेज लेना है 10 मंथ्स। कितने महीने का लेना है, 10 महीने का एवरेज लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 महीने की सैलरी निकालो, मतलब 10 महीने का बेसिक लो, 10 महीने का डीए लो, 10 रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, 10 महीने की कमीशन ऑन सेल्स लो, उनका टोटल करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा हमारे पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। दोबारा सुनिए, 10 महीने का बेसिक, 10 महीने का डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 10 महीने की कमीशन ऑन सेल्स को टोटल करो, फिर उसको 10 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगी 1 महीने की एवरेज सैलरी जो मुझे यहां पर चाहिए, ठीक है। अब ये 10 महीने भी कौन से लेने हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो, बुक को पढ़ कर लो, एक बार इसे गो थ्रू कर लो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो ग्रेच्युटी में क्या लिखा है, नॉट कवर्ड में, अदर्स में एवरेज सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी सेम एज इन एचआरए, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, 10 पिछले 10 महीने प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अंडरलाइन करो, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने एम्प्लॉय रिटायर होगा, चाहे 1 जनवरी को हो या 31 जनवरी, डेट मैटर नहीं करती, ध्यान से। जिस महीने एम्प्लॉय रिटायर होगा उसके पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेना है। मतलब एम्प्लॉय अगर 1 जनवरी को रिटायर होगा तो जनवरी को छोड़ दो, अगर 31 जनवरी को होगा तो जनवरी छोड़ दो। मतलब जनवरी की, मतलब मंथ की किसी भी डेट पर रिटायर हो, फर्क नहीं पड़ता, उसे छोड़कर लास्ट 10 महीने की सैलरी का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगेन, जो स्टूडेंट को परेशानी है, परेशान मत होना, एवरेज सैलरी गिवन होंगी, बट स्टिल मैं यहां पर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन आपके साथ में बेटा करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर बेसिक सेम क्वेश्चन कर लें जो पहले किया था। चलो यही क्वेश्चन कर लें, यही क्वेश्चन किया था। अच्छा, यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें किसके लिए बेटा, नॉट कवर्ड, यही सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूं, चलो मैं, ठीक है। ये है 20,000, 10%, 1117, 25,9 एंड 410। चलो, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए 10% और ब्रैकेट में था कितना, 50 था आई थिंक, 50%, 50%, 50% फॉर आरबी। देन रिटायर्स ऑन, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी ये थी 1117, इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, प्रैक्टिकली भी। तो उसके बाद वर्क फॉर, कितने साल काम किया था, ये था 25 साल 9 महीने, 25 ईयर्स 9 मंथ्स, ठीक है। और ग्रेचुटी कितनी मिली थी, 4,10,000, यस। चलो बेटा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मानते हुए कि जो एम्प्लॉय है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तब भी
हमें निकालनी है एवरेज सैलरी। अगेन एग्जाम में गिवन हो कि यहां कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं बेटा। एवरेज सैलरी सबसे पहले निकालनी है एवरेज, उसके बाद तो आसान है। एवरेज सैलरी कितने महीने की? 10 महीने की। किस दिन रिटायर हुआ है? 1/17, मतलब जनवरी। तो जनवरी को छोड़ दो, छोड़ दिया, पिछले 10 महीने। अच्छा, एवरेज निकालो सैलरी। चलो 10 महीने का बेसिक, 10 महीने का बेसिक, क्योंकि एवरेज निकाले ना। एक महीने की कितनी है? 20,000, तो 10 महीने की 2 लाख। दूसरा क्या आता है? डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा देखो, जनवरी में रिटायर हुआ है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 10 महीने की सैलरी में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो 10 मंथ्स की सैलरी परेशान करेगी, तब करेगी जब पिछले 10 महीने की सैलरी में कोई चेंज हुआ होगा। मैं अभी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। पिछले 10 महीने की सैलरी में चेंज नहीं हुआ, तो पिछले 10 महीने में हर महीने की सैलरी 20,000 थी, तो अगर एक महीने की 20,000 तो 10 महीने की 2 लाख। साथ में डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ध्यान से, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब डीए का रेट है 10%, तो बेटा 2 लाख का 10% हुआ 20,000, और 20,000 का 50% है रिटायरमेंट बेनिफिट। जी हाँ, जब ग्रेजुएट एक्ट में कवर्ड होता है तो चाहिए डीए, मगर जब कवर्ड नहीं होता तो चाहिए डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000, और 20,000 का 50% हुआ 10,000, तो डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया 10,000। कमीशन जनरली गिवन नहीं होती, तो कमीशन गिवन नहीं है, निल हो गया। तो बेटा 10 महीने की सैलरी हो गई 2,10,000 रुपया, ठीक है। सो 10 महीने का डीए, 10 महीने की बेसिक, 10 महीने का डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 10 महीने की कमीशन ले ली, टोटल कर दिया। अब एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे? 10 से डिवाइड कर दो, तो 2,10,000 डिवाइड बाय 10, तो मतलब एवरेज सैलरी आ गई 21,000 रुपया। खत्म। अब तो आसान है। तो ग्रेचुटी में याद रखना है, ग्रेचुटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ सैलरी निकालना होता है। और आपके लिए सबसे आसान चीज ये है कि जब ये वाला क्वेश्चन आएगा नॉट कवर्ड का, तो बेटा क्वेश्चन में सैलरी, एवरेज सैलरी ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। चलो 3 लिमिट लगाओ एग्जामिशन की। एग्जामिशन लिमिट्स, हाँ जी, एग्जामिशन लिमिट लगाओ बेटा। चलो एग्जामिशन लिमिट, फर्स्ट लिमिट सेम, अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला है? 4,10,000। लिमिट नंबर 2 मैक्सिमम 10 लाख। लिमिट नंबर 3 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, 21,000 मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से, कंप्लीटेड ईयर्स। बेटा यहां पर है 25 साल 9 मंथ्स। नॉट कवर्ड में मंथ्स कवर नहीं करते, हमें लेना होता है कंप्लीटेड ईयर्स, और कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? 25 साल, तो यहां पर आएगा 21,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 2, 2,62,500, विच एवरेज लोअर। तो देखो लोअर कितना हो गया हमारे पास? लोअर है 2,62,500। सो अगर एग्जामिनर ने पूछा टैक्स फ्री कितना है, तो बेटा आंसर है 2,62,500। और अगर एग्जामिनर ने डिमांड किया टैक्सेबल कितना है, तो निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। टैक्सेबल 4,10,000, 4,10,000 मिला है, माइनस कर दीजिए 2,62,500, तो टैक्सेबल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 1,47,500। सो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट बेटा, ठीक है, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन परेशान करने वाला देता हूं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं यहां पर आपको जरूर कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन को परेशान करने वाला बनाते हैं। इसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सॉल्व कर देंगे, फाइनल खत्म हो जाएगा इसके बाद ये टॉपिक हमारा। कवर्ड के लिए भी करेंगे, नॉट कवर्ड के लिए भी करेंगे बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो पहले। बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, डीए 10%, ब्रैकेट में लिखा है 50% फॉर आरबी, रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट 15 जनवरी। चलो इस बार मिडिल लेता हूं। वर्क फॉर कितने साल काम किया, चलो इसमें परेशान नहीं करता, ये 28 साल ले लेते हैं फिक्स्ड, ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। ग्रेजुटी
4,50,000। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाह रहा हूं बेटा आपको, बेसिक सैलरी increased to 20,000 per month with effect from 1/9/16। ये जो बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी, ये मतलब ये 1 अप्रैल को थी, 1 सितंबर को ये सैलरी बढ़कर हो गई 20,000 रुपया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन गया है अगर एग्जामिनर कैलकुलेट करवाएगा सैलरी, जो कि वो नहीं कराता है। ठीक है, चलो अब अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे भाई ये तो बहुत आसान है, लड्डू से भी मतलब जो भी आपको मिठाई पसंद है, ये तो उससे भी बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेचुटी मिलती है वो पूरी टैक्स फ्री होती है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेटा, तो टैक्स फ्री कितना है? पूरा 4,50,000। टैक्सेबल कितना होगा? निल, क्योंकि पूरा टैक्स फ्री हो गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में। अच्छा, अगर ये कवर्ड है तो क्या होगा? कवर्ड, 3 केस लेते हैं, तीनों कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अब अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो सबसे पहले क्या चाहिए? सैलरी। तो बताओ सैलरी का मीनिंग क्या होगा? यहां निकाल देता हूं मैं, आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना, आपके पास स्पेस होगा। सैलरी का मीनिंग क्या होगा बेटा? देखो यहां पर अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो सैलरी का मीनिंग क्या होगा? एक बार रिकॉल करो। यस, जब एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है तो सैलरी का मीनिंग होता है लास्ट ड्रॉन बेसिक। लास्ट ड्रॉन मतलब रिटायरमेंट के टाइम कितनी बेसिक सैलरी थी। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जब साल शुरू हुआ था तो सैलरी थी 15,000, मगर साल के बीच में सैलरी बढ़कर हो गई 20,000। मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए नहीं है, उसकी सैलरी बढ़कर कितनी हो चुकी है? वेरी गुड बेटा, कितना हो गया? 20,000 रुपया। तो लास्ट ड्रॉन बेसिक मतलब रिटायरमेंट के टाइम जो उसकी बेसिक सैलरी है वो है 20,000। तो ये आ गया 20,000 प्लस इसका डीए। डीए का रेट कितना है? 10%। तो अगर सैलरी है 20,000 तो डीए हो गया 2,000, तो हमारी सैलरी हो गई बेटा 22,000। यहां सिर्फ सैलरी चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए। 22,000। ठीक है, तो लिमिट नंबर 1 2 3 अब तो आसान है। मेन पॉइंट होता है सैलरी कैलकुलेट करना। लिमिट नंबर 1 क्या है? एक्चुअल। एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी है? 4,50,000। लिमिट नंबर 2 मैक्सिमम 10 लाख। लिमिट नंबर 3 15/26, ओके, मल्टीप्लाई सैलरी 22,000 और मल्टीप्लाई बेटा कितना? मल्टीप्लाई होगा कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ। ये तो 28 हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 22,000 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 26। सो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास आ गया 3,55,347, विच एवर इज लोअर। ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखा करो। ये हो गया बेटा टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री हो गया 347। टैक्सेबल कितना होगा? 94,600 एंड आई थिंक 1-2 रुपए की मिस्टेक है। चलो कर लेना यार, 1-2 रुपए परेशान मत हो। 3 ओके, इट वाज आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक बेटा, मैंने थोड़ी आई थिंक गलत लिख दिया था। दोबारा कर देता हूं कैलकुलेशन। इट वाज 22,000 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 26। ये आता है 385 आएगा, सॉरी 385। इसमें से अगर हम 4,20,000 कितना 4,50,000 माइनस करते हैं तो आएगा 94,615। यस, ये करेक्ट था। ठीक है, चलो ये कर लें। ठीक है, डन बेटा।
देखा यहाँ पर जब हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जब हम एवरेज सैलरी निकालेंगे, क्योंकि पिछले 10 महीने की सैलरी में कुछ चेंज आ चुका है। ठीक है, तो जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है वो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। और अगेन मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं, क्योंकि एग्जामिनर एवरेज सैलरी देता है, बट हम करेंगे नॉट कवर्ड के लिए। चलो, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी। कितने महीने का? 10 महीने का। कौन सा महीना? अब देखो यहां पर महीना जरूर इंपॉर्टेंट है। जिस महीने एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, एम्प्लॉय किस महीने रिटायर हुआ? जनवरी। तो बेटा जनवरी को छोड़ दो उसके पिछले 10 महीने, जनवरी को छोड़कर पिछले 10 महीने। अब वो पिछले 10 महीने कोई भी हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल ईयर में आते हैं नहीं आते, मैटर नहीं करता है, बार बार बोल रहा हूं, पिछले 10 महीने चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय जनवरी में रिटायर हुआ तो जनवरी को छोड़कर पिछले 10 महीने। अब पिछले 10 महीने अगर वापस जाओ तो पिछले 10 महीने दिसंबर से शुरू होंगे, बैक में जाओगे वापस, तो दिसंबर, नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और उससे पहले मार्च। तो लास्ट 10 मंथ्स बेटा जो यहां पर होंगे, लास्ट 10 मंथ्स जनवरी से पिछले 10 महीने, ये होंगे मार्च से लेकर दिसंबर। तो मुझे इन 10 महीने की सैलरी को टोटल करना है और फिर उसे 10 से डिवाइड करके एवरेज निकालना है। एवरेज सैलरी आने के बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो 10 महीने की सैलरी का एवरेज निकालना, और ये 10 महीने हमने डिसाइड कर लिए दैट जनवरी से पिछले 10 महीने हैं, मार्च से दिसंबर। अब देखो सैलरी में इंक्रीमेंट कब हुआ? हमारी जो बेसिक सैलरी थी ये थी 15,000 रुपए महीना, और सैलरी में बेटा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हमारा हो रहा है ऑन 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से सैलरी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम यहां पर 10 महीने की सैलरी निकालते हैं बेसिक सैलरी, तो बेटा ध्यान से देखना, बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट से पहले है 15,000 और इंक्रीमेंट के बाद होगी 20,000। कितने महीने का 10 और कितने महीने का 15? इंक्रीमेंट कब हुआ? 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की सैलरी 20,000 रुपए ली जाएगी, और इससे पहले 6 महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की सैलरी ली जाएगी 15,000 के बेस पर। तो ये होगा बेटा 90,000 और ये होगा 80,000। तो 10 महीने की बेसिक सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट होगी 1,70,000 रुपए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर पिछले 10 महीने की सैलरी में कोई चेंज हुआ है तो उसको बहुत ध्यान से कंसिडर में करना होता है। लास्ट जो क्वेश्चन किया था वहां पर थी 20,000 मल्टीप्लाइड 10, 2,20,000, मगर यहां पर चेंज हो गया, सो वी हैव टू कंसिडर। नॉट कवर्ड में, कवर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर केवल 1 महीने रिटायरमेंट के टाइम की सैलरी चाहिए। तो अगर इंप्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है और अगर आपको एवरेज सैलरी निकालनी पड़ जाए तो ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार, ठीक है, आपको होना चाहिए, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम कोई ना हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आसान है, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए कितना लिखा है? 10%, तो रिटायरमेंट बेनिफिट 50%। तो 1,70,000 रुपए का 10% हो गया डीए 17,000, और इसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब 8,500 रुपया, 8,500। कमीशन गिवन नहीं है, तो 10 महीने की सैलरी का 10 महीने की सैलरी हो गई 1,78,500। ठीक है बेटा, और इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज 10 से डिवाइड करके आएगा 17,850। हाँ जी, बहुत सारा हो गया इस लेक्चर में, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें क्या करेंगे? तीनों लिमिट लगा देंगे। 3 लिमिट हमारे पास कौन कौन सी थी? अब तो आसान है। लिमिट नंबर 1 एक्चुअल, एक्चुअल कितनी मिली है? 4,50,000। उसके बाद मैक्सिमम 10 लाख, और उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी 17,850 और मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर्स 28। निकाल दीजिए। वन 7,850 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया हमारे पास 2,49,900। ये लीजिए, ये हो गया बेटा टैक्स फ्री, विच हैव इज लोअर 249,900। टैक्सेबल कितना होगा? 4,50,000 में से 2,49,900 को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट
₹100। ये लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट करना, एक बार, दो बार, तीन बार, प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर देखना। ये एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो बेटा चाहे कवर्ड के लिए आए या नॉट कवर्ड, अगर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा तो ध्यान रखना एग्जामिनर आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगा, ये वाली, और साथ में ये जो सैलरी होती है ये गिवन होगी 22,000 यहाँ पर, और अगर नॉट कवर्ड है तो 20,000 ये कितनी निकाली थी, 17,850 ये गिवन होगी। बट स्टिल इस क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेट करना आ जाए, ठीक है। हो सकता है किसी और एग्जाम में आपको बेनिफिट दे जाए अगर यहाँ नहीं दे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो यूज जरूर होगी। मेहनत आज कर रहे हैं, अगर आज नहीं यूज होगा तो फ्यूचर में जरूर यूज होगा। डन बेटा। चलिए, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लीव एनकैशमेंट एंड कॉम्पनसेशंस। ओके, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।